हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो आपका चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इस पूरे चैप्टर को हम मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। अगर इस चैप्टर का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है, वन शॉट रिविजन देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है और मैप वर्क देखना है, तो ऑलरेडी ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर कवर्ड है। तो आप लोग वहां से जाके, यूट्यूब से जाके, वेबसाइट या ऐप से जाके आप ये सारी चीजें वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपका चैप्टर है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर को हम मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल से क्या मतलब है? व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मिनरल्स या तो नेचुरली, मिनरल्स या तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिकली उनका नेचुरली ओरिजिन होता है। जैसे ऑर्गेनिक तरीके से कहो तो कोई प्लांट, कोई एनिमल की डेड बॉडी से, या कोई पेड़ गिर गया है तो वो कई साल तक वहां पे गिरा रहा तो उससे मिनरल्स बना है। और हर मिनरल्स की अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कुछ आप लोग देखते हो ना कि कोई मिनरल्स एकदम हार्ड होता है, कोई एकदम सॉफ्ट होता है, तो हर मिनरल्स की अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दिखने में अलग अलग होते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब मिनरल्स को हम मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड मेटेलिक मिनरल्स के भी दो पार्ट हैं, फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स कौन से हो गए? मिनरल्स दैट हैव आयरन कंटेंट। ठीक है, एक जो मिनरल जिनमें आयरन कंटेंट होता है वो हो गए, वो फेरस मिनरल्स हो गए। एग्जांपल आयरन ही ले लो या मैंगनीज ले लो। या फिर नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? दे डू नॉट हैव आयरन कंटेंट, दैट इज कॉपर या बॉक्साइट ले लो। ठीक है, तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स दे आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स को मैं ऑर्गेनिक मिनरल्स और इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर सकता हूं। ऑर्गेनिक कौन से हो गए? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर अर्थ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑर्गेनिक मिनरल्स वो हो गए जो कि ऑर्गेनिकली बने हैं। ठीक है, जो कि बरीड प्लांट्स और एनिमल जो कि हजारों साल तक ऐसे ही धरती पर पड़े रहे अंडरग्राउंड, मतलब, और उनसे फिर मिनरल्स बने, जिसका कि एग्जांपल ले लिया हमने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। देन इनऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से हो गए? दे आर इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, लाइक लाइमस्टोन ले लो, ग्रेफाइट ले लो, ये वो हो गए। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको ये यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। देन यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बेल्ट है, तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेल्ट है जहां पे हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको तब भी बताया था, तो उसे समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। मिनरल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया विथ फ्यू आइसोलेटेड रीजन्स। ठीक है, कुछ 3 ब्रॉड बेल्ट में सबसे ज्यादा मिनरल्स कंसेंट्रेटेड है, और इसके अलावा भी कुछ जगह पे, मतलब एक छोटे छोटे टुकड़ों में मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन मोस्टली 3 बेल्ट में मिलते हैं, बाकी कुछ टुकड़ों में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से बेल्ट हैं? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, दिस बेल्ट कवर छोटा नागपुर, झारखंड, ओडिशा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा फर्स्ट बेल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हमें यहाँ पे फर्स्ट बेल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसे अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारा हमें फर्स्ट बेल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट बेल्ट है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। देन सेकेंड बेल्ट कौन सा बताया गया है? सेकेंड बेल्ट है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। This belt extend over Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Highlands and Kerala, rich in ferrous minerals and bauxite, and also contain high grade iron ore, manganese and limestone. जो सेकंड है वो साउथ वेस्टर्न। ठीक है, तो साउथ में आ जाओ और साउथ के वेस्ट वाले पार्ट में आ जाओ। तो यहाँ पे ये साउथ वेस्टर्न एरिया में हमें यहाँ पे ये हमारा सेकंड बेल्ट है यहाँ पे।
ठीक है, ये सेकेंड बेल्ट है जहां पे हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। देन थर्ड बेल्ट और फाइनल बेल्ट क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। दिस बेल्ट एक्सटेंड अलोंग इन अरावली राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। कॉपर, जिंक आर मेजर मिनरल्स। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स एंड सैंडस्टोन, ग्रेनाइट्स, मार्बल, गिप्सम एक्सेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे और हम देखते हैं कि ये जो थर्ड बेल्ट है ये हमें कुछ इस वाले एरिया में देखने को मिलता है, राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट में देखने को मिलता है, तो ये थर्ड बेल्ट है। ठीक है, ये तीन रीजन है जहां पे हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है हमारे देश में। ये तीन बेल्ट है, इन तीनों बेल्ट को आपको ध्यान रखना है। मैप वर्क भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, तो वो भी आप कर लेना एक बार। एक ही वीडियो में मैंने सारा आपको मैप वर्क समझा दिया है, क्लियर है। इसके अलावा जो छोटे छोटे जो बेल्ट हैं हम उसे देखते हैं। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीन के अलावा भी तो हमारे देश में मिनरल्स मिलेंगे। ये जो तीन रीजन है, इस तीन रीजन के अलावा भी तो हमारे देश में मिनरल्स मिलेंगे, तो उनको समझते हैं। एक हो गया, एक है हिमालयन बेल्ट, इट इज एन अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, ठीक है, ये देखने को मिलता है। और एक आसाम वैली हैज मिनरल ऑयल डिपॉजिट। ठीक है, आसाम वैली में सबसे बड़ा हमारा ऑयल रिजर्व है इंडिया का, सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पुराना आसाम वैली में हमें देखने को मिला है, तो वो हमें आसाम में देखने को मिलता है ऑयल रिजर्व। ठीक है, अब बारी आती है फेरस मिनरल्स को लोकेट करने की, ये कहां कहां पे है। फेरस मिनरल्स कौन कौन से हैं, आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटाकुलिकल इंडस्ट्री। ठीक है, iron ore, India has largest reserve of iron ore in Asia. 95% of total reserve of iron ore are located in Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka, Goa, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. India has superior quality of iron ore which have a great international demand. India में 95%, एशिया का 95% हमें इंडिया में आयरन ओर देखने को मिलता है, और हम लोग आयरन ओर एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे पास में एकदम हाई क्वालिटी का आयरन ओर है। ठीक है, फिर हम देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज कहाँ मिलता है, मैंगनीज इज इशूड इन आयरन स्मेल्टिंग एलॉयज। ओडिशा इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। कर्नाटका इज अनदर मेजर प्रोड्यूसर। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, झारखंड आर द माइनर प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगनीज। ठीक है, यहाँ पे ओडिशा और कर्नाटका में हमें अच्छे खासे मैंगनीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, बाकी स्टेट में थोड़ा कम देखने को मिलता है। मैप वर्क कर लेना, मैप वर्क मैंने करवा दिया है, तो मैप वर्क कर लेना। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेट है मिनरल्स के टर्म्स में। मैं आपको बार बार बताया, जब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करवा रहा था तब भी मैंने आपको बताया उड़ीसा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। किसके लिए प्लेस है उड़ीसा, वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बॉक्साइट। इट इज एन आयरन ओर used for aluminium manufacturing. ठीक है, Odisha is the largest producer of bauxite. गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र are the major producer. ठीक है, बॉक्साइट हमें एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग में यूज देखने को मिलता है, और ओडिशा क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। ठीक, देन नेक्स्ट क्या है, कॉपर। दिस मेटल इज एक्सटेंसिवली यूज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर मेकिंग वायर्स, मोटर, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स। These copper deposits occur in झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ये जो कॉपर का आप लोग देखते हो ना, वो कॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है उसके बारे में बात की गई। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी और इनमें यूज होता है वो लंबा लंबा वो वायर टाइप्स में। ठीक है, तो उसकी बात की गई कि ये कहाँ कहाँ पे मिलता है। ठीक, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। देन माइका। माइका इज मेनली used in electrical and electronic industry. It can be split in thin sheets which are tough and flexible. Mica in India is produced in Jharkhand, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, followed by Tamil Nadu, West Bengal, Madhya Pradesh. High quality mica is obtained in Jharkhand. ठीक है, ये भी वो शीट्स रहती है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रिक्स में यूज होती है। झारखंड में हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलता है। ये वाला जो चैप्टर है, ये वाले चैप्टर में मैं आपको बता दूं, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो थ्योरेटिकल पार्ट में आएगा। बाकी ये जो सारी चीजें हैं इनमें एक आध क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैप वर्क के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ सर तो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, तो इस वाले चैप्टर का आप लोग मैप वर्क जरूर करना। मैप वर्क मैंने करवा दिया है,
ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे, तो उनको आपको करना है। नाउ एनर्जी रिसोर्सेज, mineral fuels are used for generation of power required by agriculture, industry, power transport and other sector of economy. Mineral fuels like coal, petroleum, natural gases, nuclear energy are the conventional sources of energy exhaustible in the nature. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एनर्जी आप कहाँ से, बिजली कहाँ से, इंडस्ट्रीज को बिजली चाहिए, घर में बिजली चाहिए, सभी को तो बिजली चाहिए, ट्रेन भी कुछ कुछ इलेक्ट्रिक है, तो हमें बिजली चाहिए, तो ये कहाँ से मिल रहा है, तो उसके बारे में मिनरल से मिल रहे हैं। कौन कौन से, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डाला है, लेकिन तो भी न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ी सी क्लीन एनर्जी है, तो हम इसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में पढ़ेंगे। तो ये एक एनसीईआरटी की गलती है, इसको आप थोड़ा सा मार्क कर लेना। न्यूक्लियर एनर्जी को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। कोल से बिजली होती है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम के बिना काम नहीं हो सकता, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है इनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोल। Coal is mainly used for thermal energy generation and smelting iron ore. About 80% of coal deposits in India are of bituminous type. They lie in Jharkhand, Bengal coal belt. Jhalra is the largest coal field, followed by Raniganj. Beside the brown coal or lignites occur in coastal areas of Tamil Nadu, Puducherry, Gujarat and Jammu and Kashmir. ठीक है, कोल का 80% जो है वो हमें बिटुमिनस टाइप, हमने देखा होगा ना, आपने रॉक का फॉर्मेशन देखा है कि अलग अलग टाइप्स के कोल होते हैं, आपने क्लास 10 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिटुमिनस टाइप्स में हमें कोल देखने को मिलता है 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट। झारखंड बंगाल वाले रीजन में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। रानीगंज में एक कोल फील्ड है, और अगर हम लोग ब्राउन कोल जो ब्राउन इन नेचर रहता है वो हमें कोस्टल एरियाज में मिलता है, तमिलनाडु, पुडुचेरी और इनके। ठीक है, नाउ पेट्रोलियम। Petroleum is an essential source of energy for all of the internal combustion engines in automobile, airways, aircraft. Digiboi in Assam, ठीक है, Digiboi is the oldest oil producing region and has highest number of oil refineries in India. Gujarat में अंकलेश्वर, Mumbai High is another oil producing region. There are two types of refineries in India, field based and market based. Digiboi is a field based and Borani इज अ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम हमें हर जगह पे लगता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पेट्रोलियम सीधा ऐसे देखा और पेट्रोलियम निकल गया, हमें क्या निकलता है, हमें क्रूड ऑयल मिलता है। उस क्रूड ऑयल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है, हम उस क्रूड ऑयल को प्योर करके फिर हम उसे पेट्रोल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो दो तरीके की यहाँ पे रिफाइनरीज बताइए कि फील्ड बेस्ड और एक है मार्केट बेस्ड। अब फील्ड बेस्ड में क्या होता है कि फील्ड बेस में ये है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल आपने निकाला और यहीं पे आपने उसको प्योर किया और आपने इसे पेट्रोलियम के फॉर्म में आपने इसे आगे भेज दिया। और मार्केट बेस में क्या है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल है, यहाँ से आपने क्रूड ऑयल लिया, इसको आप पाइपलाइन के थ्रू आपने कहीं मुंबई बेंगलुरु में पहुंचाया, वहाँ पे इस क्रूड ऑयल को प्योर करके और यहाँ से फिर पेट्रोल बनाया गया। तो एक हो गई फील्ड बेस में वहीं से क्रूड ऑयल निकाला और वहीं पे हमने इसे रिफाइन कर दिया और वहीं पे हमने इसका पेट्रोलियम बना दिया, ये वो हो गया। और मार्केट बेस्ड क्या है कि आप इसे किसी दूसरी जगह पे सप्लाई कर रहे हैं। तो जो आसाम का जो दिगिबोई है वो क्या है, वो फील्ड बेस्ड है। ठीक है, क्रूड ऑयल से टॉयज वगैरह बहुत सारी चीजें बनते हैं। तो क्रूड ऑयल से आप ये मत समझो कि सिर्फ पेट्रोलियम के लिए यूज होता है, क्रूड ऑयल बहुत सारी चीजों में यूज होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं डिटेल एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, बाकी हम क्रूड ऑयल में बहुत सारी इंप्योरिटीज रहती है, क्रूड ऑयल एकदम काला कलर का वो होता है, उसको जब हम साफ करते हैं उसमें सारी इंप्योरिटीज को हटाते हैं तो वो पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कोई भी आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है ये अधिकतर पेट्रोल से ही चल रहे हैं। नेचुरल गैस, The Gas Authority of India (GAIL) was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport and market natural gas. The gas is obtained from oil fields located in Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. ठीक है, तो ये जो गेल है ये काम करती है, ये सेटअप हुई थी 1984 में और इनका काम है कहाँ नेचुरल गैस है फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसको पाइपलाइन के थ्रू आगे सप्लाई करना। क्लियर है। अब है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, देखो ये तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगी, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, थोड़ी सी प्योर एनर्जी है, कंपेरेबल कन्वेंशनल। कोल से ज्यादा प्रदूषण होगा कंपेरेबल अगर हम लोग न्यूक्लियर देखेंगे या
सोलर और ये सारी चीजें दिखेंगे, और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल sources of energy. The renewable energy sources are solar, wind, hydro, geothermal and biomasses. These sources of energy are environmental friendly. The non-conventional energy sources will provide more sustained, eco-friendly, cheaper energy if initial cost is taken off. ठीक है, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इको फ्रेंडली, चीपर है, ठीक है, एक बार इनिशियल कॉस्ट लगता है। अगर आप लोग सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करेंगे तो एक इनिशियल कॉस्ट जरूर अच्छा खासा लगेगा, लेकिन एक बार रुपए लगेगा, उसके बाद में आपको प्योर एनर्जी मिलेगी और बाद में ज्यादा रुपए नहीं लगेंगे। तो चाहे विंड इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो, चाहे सोलर की कर लो, चाहे हाइड्रो की कर लो, चाहे जियोथर्मल की कर लो, एक बार का कॉस्ट तो इनका अच्छा खासा आता है इनिशियल कॉस्ट, लेकिन बाद में इनका इतना कोई ज्यादा कॉस्ट आता नहीं है। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज आज की तारीख में वर्ल्ड में अधिकतर नेशन इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एनर्जी के मामले में, ठीक है। न्यूक्लियर एक थोड़ा सा रीसेंट वाला है और इस पे बहुत ज्यादा वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। नाउ The important mineral used for the generation of nuclear energy is uranium and thorium. अब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो यूरेनियम और थोरियम लगते हैं। इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यूरेनियम अकर्स इन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश। थोरियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम केरला, तमिलनाडु। Atomic Energy Commission was established in 1948. Then the important nuclear power projects are Tarapur in Maharashtra. ठीक है, एक तो Atomic Energy Commission सेटअप किया गया था 1948 में। देन कहाँ पे, तारापुर महाराष्ट्र में न्यूक्लियर एनर्जी का है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, तारापुर महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रावरभट्टा इन राजस्थान, कालपक्का तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कायगा कर्नाटका, ठीक है। यहाँ पे हमें न्यूक्लियर एनर्जी के पावर प्लांट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इनको हम ऑलरेडी मैप में मार्क कर भी चुके हैं। नाउ और कौन कौन से हैं सोलर एनर्जी सोर्सेज। सोलर एनर्जी सोर्सेज क्या है कि हम सूरज की किरणों से बिजली बना रहे हैं। आपने वो सोलर प्लेट देखी होगी, और वो सोलर प्लेट में क्या होता है कि इस तरीके की कुछ प्लेट है, यहाँ पे कुछ कुछ ये गोले बने रहते हैं ना, ब्लू कलर के, यहाँ पे ये गोले बने रहते हैं। तो ये जो सोलर सेल है ये धूप को ट्रैप कर लेते हैं और इस धूप से ट्रैप करी हुई के इसको एनर्जी बना देते हैं। तो ये सर्कल्स जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सोलर एनर्जी ऐसा कि कभी खत्म होगी नहीं, धूप हमेशा आना ही है, तो ये लॉन्ग रन में ये बहुत सही है, ठीक है। सोलर सेल्स आर एन इफेक्टिव टेक्निक टू ट्रैप द सन रेज। इट इज एन एक्सपेंसिव टूल बट वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सोलर एनर्जी 7% and 10% more effective than coal and oil-based plant and nuclear power plants respectively. India has great potential for development of solar energy in Gujarat and Rajasthan. ठीक है, सोलर एनर्जी में खर्चा तो आता है लेकिन क्लीन है। सोलर एनर्जी राजस्थान और गुजरात में हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल है, राजस्थान में अच्छी खासी गर्मी भी पड़ती है। देन विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज अ पॉल्यूशन फ्री इनएग्जॉस्टेबल मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंपल एनर्जी ऑफ विंड through into its electric source of energy. The energy from blowing wind, the kinetic turbines is converted. India already has started generating wind energy in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Karnataka. हवा के माध्यम से नीचे वो टर्बाइंस लगे रहते हैं उन विंडमिल्स के नीचे, उसके सहारे विंड से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और विंड एनर्जी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में इनका अच्छा खासा देखने को मिलता है। देन टाइडल्स एंड करंट एनर्जी सोर्सेज। जो ओशनिक करेंट्स होते हैं, जो ओशन में जो टाइड्स वगैरह होती है, उनसे भी एनर्जी बनाई जा सकती है, ठीक है। ओशनिक करेंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी अलोंग द कोस्ट बट इट इज येट टू बी यूटिलाइज। जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो अरेबियन सी के पास में, वहां पे लार्ज पोटेंशियल है। समुद्र की तेज हवा, इस टाइड से हम अच्छी खासी एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये अभी भी यूटिलाइज अच्छे से नहीं किए गए हैं। नाउ जियोथर्मल एनर्जी। आपको पता है अर्थ के नीचे भी गर्मी होती है, तो उस गर्मी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस गर्मी से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसका समझाया गया था, इसका डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन, कि अर्थ के अंदर भी मैंने बताया मैग्मा में, वहां से गर्मी प्रोड्यूस होती है, वहां से भी हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। With the magma rises from the inferior of the earth to the surface, the enormous amount of heat energy is generated and released. These heat energy can be tapped and converted
converted into electric energy. The hot spring and the geyser wells are used for generation of geothermal energy. A geothermal plant have been established at Manikaran in Himachal Pradesh. ठीक है, जो अर्थ के अंदर की जो गर्मी है उससे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो वहां पे गंगोत्री वगैरह में क्या होता है, मतलब कि बहुत गर्म गर्म पानी रहता है, वो गर्म पानी नेचुरली है, तो उन गर्म पानी से आप लोग एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक प्लांट मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में इसको प्रपोज किया गया है, यहाँ पे वही है कि एक वेल्स वगैरह है, यहाँ पे वो नदी में ही बहुत ज्यादा गर्म पानी है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। नाउ बायो रिसोर्स एनर्जी, it is an energy derived from biological products which include agriculture residue, municipal, industrial and other waste. It can be converted into electrical energy, heat energy or gas for cooking. This will improve economic status of rural areas, reduce environmental pollution, enhance self-reliance and reduce pressure on fuel woods. ठीक है, हम लोग जो देखते हैं जो काऊ के डंक वगैरह होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट होते हैं, जो घर से कचरा होता है, जो शहरों में भी जो वेस्ट होता है जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट कर रहा है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। गांव में जो फ्यूल वुड, जो लकड़ी काट के जो चूल्हा जला रहे हैं, उसको ये काऊ डंक वगैरह ये अच्छे से रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा, इनसे एनर्जी बन जाएगी और कहीं ना कहीं हमने इन्वायरमेंट को भी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी भी रहेगी और जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उससे भी एनर्जी बन जाएगी। तो ये जो कचरा है ये कहीं ना कहीं यूजफुल हो जाएगा और एनर्जी बन जाएगी। इसी के साथ हम थोड़ा सा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आपको पता है कि ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये कम है, कोल वगैरह एक दिन खत्म होना है, हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मुंबई हाई इज एन ऑफशोर ऑयल फील्ड 176 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम मुंबई इनटू अरेबियन सी। मुंबई हाई अगर आप 176 किलोमीटर ओशन में थोड़े से आगे चले जाओगे अरेबियन सी में, तो समुद्र के अंदर, ऑफशोर मतलब समुद्र के अंदर ये ऑयल फील्ड्स है। ठीक है, वहां से हमने क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो ये है मुंबई हाई। न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये न्यूक्लियर एनर्जी आपको बता दिया मैंने। ऑफशोर ड्रिलिंग, थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं यहाँ पे चैप्टर समाप्त। मात्र कुछ मिनटों में हमने कर लिया चैप्टर का रिवीजन। मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपको यहाँ पे कोई चीज क्लियर नहीं हो तो डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मिल चुकी है। इस चैप्टर में मैप वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी रटने वाली चीजें हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को छोड़ के। तो मैप वर्क ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स पर करा दिया गया है, उसे चेक कर लेना। ठीक है, सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन YouTube पे वीडियो नहीं मिले तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं करना है तो गूगल पे जाना, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पे क्लिक कर देना, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है। CBSE इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करने के बाद टर्म 2 पे चले जाना है, क्लास 12 ज्योग्राफी पे चले जाना। क्लास 12 पर क्लिक करोगे, क्लास 12 ज्योग्राफी के वीडियोस स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो दिखेंगे। ये वीडियोस आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग है, चैप्टर वाइज अरेंज है, टॉपिक वाइज अरेंज है। तो आपको जहां से पढ़ना हो, ऐप से, वेबसाइट से, यूट्यूब से, जहां से पढ़ना हो वहां से पढ़ो। ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ वन शॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर है। तो फटाफट अपनी पढ़ाई करो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करो। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्लास KG से लेके क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताओ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसी तरीके के 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे चैप्टर को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।